प्लॉट समरी ऑफ एक्ट, तीसरा एक्ट, तीन इवेंट, तीन इंफॉर्मेशन है। क्लाइमेटिक इवेंट क्या था, रिजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट है इसमें, और ट्रेजिक रिनाउंसमेंट। चलो फिलहाल देखें क्लाइमेटिक इवेंट। एक्ट 3 unfold the pivotal and the culminating events lead the storyline toward its dramatic conclusion। ये जो कहानी है, the act third unfold the pivotal and culminating events, मतलब ये हो गया कि तो पाइवोटल मतलब केंद्रीय, कल्मिनेटिव इवेंट्स मतलब जो लास्ट होने, खत्म होने वाला, जो समापन होने वाला है ना, उस इवेंट्स ये जो है ना, अ, इस एक्ट थर्ड में हमको मिलता है। सेकंड है रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सब सॉल्व होने लगती हैं, है ना। द कॉन्फ्लिक्ट आर ब्रॉट टू अ हेड एंड द कैरेक्टर्स फेस द consequences of their choices, driving the narrative to its resolution। तो यहाँ हमें ये चीज मिलती है कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा, प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही हैं, चीजें सीक्वेंस में सही हो रही हैं, है ना। हाँ, परिणाम, है ना, जो परिणाम है वो चॉइस के हिसाब से आ रहे हैं और कहानी आगे सॉल्व हो रही है। फिर देखें नेक्स्ट है ट्रेजिक डिनाउंसमेंट। ओके, ट्रेजिक डेनूमोन मतलब दुखद अंत, उपसंहार, अंत या किसी चीज के एंडिंग। ठीक, द एक्ट रिवील द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज। ये जो एक्ट है, थर्ड एक्ट है, ये किस चीज को रिवील करता है, दुखद अंत को, ऑफ द कैरेक्टर्स एक्शन, उन लोगों द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है, एंड द डिसीजन, जो डिसीजन लिए, डिलीवरिंग अ पाइग्नेंट एंड द कंपेलिंग फाइनल। मतलब एक मिनट, डिलीवरिंग अ पॉइग्नेंट मतलब मार्मिक, मार्मिक मतलब होता है जो मन को स्पर्श कर जाए, एकदम दिल को छू लेने वाला। और कंपेलिंग मतलब जो चीज किसी को ना क्या करे, मोहित कर लेती है, सम्मोहित कर लेती है, तो ऐसा अंत होता है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि देखो इसमें जो लव दिखा गया है वो फिजिकल अफेक्शन तो है ही है ना। लास्ट में हमें ये फील होने लगता है कि हाँ यार ये ठीक है ना, मगर समाज में अभी ये ठीक नहीं है ना। बाकी लेकिन एक उनको पर्सनली उनके हिसाब से देखें तो वो लोग सच में एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा डेडिकेटेड लगते हैं, लेकिन अभी भी इस वर्क में हमें लगता है कि इस पे काफी सारा क्रिटिसिज्म होगा और यह हो चुका होगा ना, क्योंकि कुछ चीजें ठीक है, कुछ चीजें ठीक नहीं है ना। अगर आप जो लव को सपोर्ट करते हैं उन क्रिटिक्स के बारे में सुनोगे तो वो लोग बोलेंगे कि नहीं, सब कुछ जायज है, सब सही है ना। और अगर आप नैतिक मूल्यों पे तौलोगे तो आपने परिवार को छोड़ा, उन लोगों को दुखी किया जिनको जिनने आप विश्वास किया, है ना। राजा को दुखी किया आपने, सबको, सबके साथ धोखा किया। तो क्रिटिक्स कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, अपने का अपना फर्ज है वर्क को देखना। ओके, आगे बढ़े। फिर एनालिसिस ऑफ एक्ट 3। चलो अब उसी एनालिसिस को बात करते हैं। तो इस एक्ट में होता ये है इमोशनल इम्पैक्ट, पहला मतलब इमोशनल प्रभाव पड़ता है। द इमोशनल रोमान resonance and the impact of act third on the audience are explored, highlighted the masterful execution of dramatic tense। यहाँ पे तो इमोशनल रेजोनेंस है, मतलब जो प्रखरता है ना, वो हमें एक्ट थर्ड में देखने मिलती है। इसमें ऑडियंस आर एक्सप्लोर करती है और हाईलाइट करती है मास्टरफुल एक्सक्यूजन, मतलब ड्रामेटिक टेंशन को, कि कैसे एक ड्रामा आगे तो बढ़ा
अब उस मोड़ पे आ गया जहां पे वो सबसे ज्यादा गहन होगा, के बाद रिसोल्व होगा। फिर सिंबॉलिक इमेजरी, हाँ ये इमेजरी तो मालूम है ज्यादातर वर्क्स में होती है। जो महान वर्क होंगे ना वो बिना सिंबोलिज्म के उसके होते ही नहीं है। ठीक, तो द यूज ऑफ सिंबॉलिक इमेजरी इन एक्ट थर्ड इज एनालाइज्ड, एनालाइज की गई है। रिवीलिंग द अंडरलाइंग थीम एंड मैसेज, जो किस चीज को करती है, थीम और मैसेज को रिवील करती है। दैट रेजोनेट विद द ऑडियंस, और ऑडियंस को जागरूक कर दे, मतलब अवेयर कर देती है, तुम कर। रेजोनेंस मतलब एग्जैक्ट इसका नहीं आ रहा, पॉजिटिव सेंस होता है इसका। देखो एक मिनट, क्लोजर एंड रिफ्लेक्शन मतलब पास आ जाना और बिखर जाना। तो हम उस वर्क के पास चले जाते हैं और हम बट जाते हैं उस पूरे वर्क में, वो समा जाते हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स क्लोजर while inviting reflection, leaving a lasting impression the audience, पब्लिक पे वो लास्ट इंप्रेशन छोड़ जाता है। एंड प्रॉम्प्टिंग इंट्रोस्पेक्शन, थीम इन ऑल फॉर लव, कौन कौन सी थीम है, रटल मारना, ये तो पहली बात है ना, अच्छे से एक बार मन में। चलो सबसे पहली थीम, लव एंड सेक्रीफाइस। कहाँ मिलती है, देखो ये तो लव तो पूरे में है ही, सेक्रीफाई कहाँ मिलता है, इस वर्क में हमें कहाँ मिलता है सेक्रीफाई, सेक्रीफिक सेक्रीफाइस करना, सेक्रीफाइस मतलब समझी नहीं। परित्याग, देखो कहाँ करता है वो सेक्रीफाई, अपनी पत्नी को छोड़ाता है ना, और अपने पद से सेक्रीफाई करता है, अपनी पोस्ट छोड़ाता है, अपनी ताकत छोड़ाता है। सेकंड है पोर्ट्रायल ऑफ ऑनर, सम्मान की बात की गई है इस वर्क में। जैसे जो मिस्र वाले जो नहीं, ग्रीक वाले जो होते हैं वो अपने सम्मान के लिए लड़ते हैं, मतलब ग्रीक वाले नहीं, इस वर्क में बता रहे। ठीक है, ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस, दुखद परिणाम, ये तो बहुत मिलते हैं, एक ट्रेजिडी है। पॉलिटिकल एम्बिशन, राजनीतिक आकांक्षाएं, होता है ना, उन्होंने कहा हमें ये जीतना है, हमें वो जीतना है। खुद जो क्लियोपेट्रा है वो कई युद्ध लड़ती है और उसमें वो किसका यूज करती है, एंटनी का, क्योंकि पता है कि एंटनी एक शानदार योद्धा है और जहां मैं इसको लेके जाऊंगी तो ये झंडे गाड़ी के आएगा। अच्छा, चालाक बड़ी होती है औरत, ये समझ में नहीं आता कि सच में उसको लव करती है या नहीं करती है। चालाक बहुत होती है, चालाक होने का मतलब तो पता है कि ये बहुत बड़ा योद्धा है और बहुत जीतना ही है, मैं जिस युद्ध में जाऊंगी ये जिता ही के लाएगा, तो इसी को कब्जे, इसी को अपने अंडर में ले लो, ऐसा। तो ये भी हो सकता है कि शायद उसका जो लव है वो दिखावा हो, है ना, लेकिन लास्ट में देख के लगता नहीं है, लेकिन बीच में ऐसा देख के लगता है कि नहीं बेटा, स्वार्थी तो तुम हो, तभी तुम उसको इतने ताकतवर योद्धा को तुमने अपने कब्जे में किया, लेकिन लास्ट में जब वो मरती है तो लगता है कि नहीं यार, कछु बात तो हती। ये है मतलब कहानी में ना सस्पेंस बना रहता है। कोई बंदा पहली बार देखेगा, आधी मूवी देखेगा ना, तब तक तो कहेगा कि बड़ी घटिया औरत है, हट, है ना, अच्छे भले आदमी को उठा लाई, और वो सी बेचारा, वो सी एकदम ऐसा को जैसे मानो नशा नशा करके बैठा हो, वो घुसा रहता है वही, युद्ध होते लड़ने जाता है, बाकी यहाँ से घर जाने के लिए बोलते हैं तो वो जाता नहीं। हाँ मूर्खपना है, तब उसमें जबरदस्ती में जादू कर दे रहा, समझ गई, तो ये था। फिर देखते हैं डिसेप्शन एंड बेट्रायल। ओके, डिसेप्शन का देखो जरा। ठीक है, डिसेप्शन एंड बेट्रायल, बेट्रायल मतलब भी धोखा ही होता है ना, मतलब धोखा देना। ठीक, फिर पावर स्ट्रगल, सत्ता का संघर्ष, ताकत चाहिए दोनों को, मिस्र को भी अपनी ताकत चाहिए और ग्रीक को भी। अच्छा,
और दोनों में भी युद्ध होते हैं, और बताओ ये दुश्मन देश के तो योद्धा को ले आती है, या एंटोनी आ जाता है, कितनी बड़ी बात है, दुश्मन देश है ना, उसी का योद्धा अपने कब्जे में ले लिया। एक व्यक्ति राजनीतिक रूप से सोचेगा तो बोले घटिया औरत, हमें नहीं पता, मम्मी से। चलो फिर रिडेम्पशन एंड फॉरगिवनेस, चलिए भाई फिर से, ठीक है। तो रिडेम्पशन मतलब क्या था? हाँ, पाप मुक्ति, है ना। मतलब लास्ट में देखते हैं कि बिल्कुल दोनों ही ना पवित्र मन से एक दूसरे को छोड़ देते हैं, मतलब त्याग देते हैं खुद को। यहाँ एंटनी भी उसके दुख में खुद को खत्म कर लेता है, और वो भी अपने लव को प्रूफ करने के लिए कहती है कि अब इसके बिना मेरा अस्तित्व ही क्या है, तो वो भी छूट जाती है। कहने का मतलब दोनों ही निश्चल मन से सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। और फॉरगिवनेस, क्षमा, देखो दोनों एक दूसरे को क्षमा करते हैं। कहानी तो अच्छे से सुनी है ना? हाँ, हम पूरी, क्योंकि कहानी इमेज में चल रही है। लास्ट में जो एंटनी होता है ना, तो माफ कर देता है, बोलता है कि धोखा तूने किया है, लेकिन मैं सजा तुझे नहीं, मैं खुद को दे दूंगा, और वो खुद सुसाइड कर लेता है। ये होता है, समझ गए। फिर है लॉस एंड रेग्रेट, ठीक है, मतलब नुकसान और रेग्रेट करना, मतलब दुख मनाना। फिर इल फेटेड डेस्टिनी, है ना, 3 आई दिख रहे होंगे तुम्हें, वो लिखा है इल फेटेड, ठीक है, नहीं, बड़ा वाला आई है और 2 छोटे छोटे एल है। ऐसा होता है कई बार कंफ्यूजन, अपन कहे कि 3 आई बने और बस फेटेड डेस्टिनी, कोई नंबर लिखा हो। इल फेटेड एक शब्द है पूरा, इल फेटेड, देखो फेट मतलब होता है भाग्य, है ना, मतलब, और इल फेटेड मतलब होता है बुरा भाग्य। डेस्टिनी मतलब अपना मंजिल, तो बुरा भाग्य होना, है ना, इल फेटेड डेस्टिनी, बुरे भाग्य वाली मंजिल। मतलब इस कहानी का अंत तो बुरा ही होता है, कुछ नहीं होता, अच्छा कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं बचता, सब तहस नहस हो जाता है, ना हीरो बचा ना हीरोइन, खेल खत्म, आखिरी में सांस की लाई सुनना। तो ये सारी चीजें थी, ट्रेजिडी थी, तो ज्यादातर चीजें दुख भरी ही थी, ट्रेजिडी ही है। फिर अब आ जाए हम कंक्लूजन एंड द फाइनल थॉट, कंक्लूजन एंड फाइनल थॉट। इटर्नल relevance, the enduring relevance and the universal appeal of all for love are highlighted, showcasing in timeless theme and the emotional depth। तो 2 बातें याद रखोगी, ये टाइमलेस थीम को लेके चली है और इसमें इमोशनल डेप्थ है। आपके आंसर राइटिंग में ऐसे शानदार वर्ड्स का यूज होना चाहिए जब आप आंसर खत्म करते हो। आप किसी भी वर्क को लिखो हमारे हिसाब से, अगर जो थोड़ा सा रोमांटिक है या अच्छा खासा था, अच्छा था, तो आप उसमें लिखाओ टाइमलेस थी एंड इमोशनल। हाँ हाँ हाँ, अति सुंदर, बिल्कुल एकदम समझ गए। फिर आर्टिस्टिक मास्टरी, अच्छा, कलाकार की मास्टरी का एक शानदार एग्जाम्पल है ये। तो कलाकार है, द प्ले आर्टिस्टिक merits and John Dryden's skill in crafting compelling narratives are emphasized, celebrating the enduring impact of his work। कहने का मतलब जॉन डायडन ने ना अपनी उस कलाकारी का यूज किया है, उस स्किल का यूज किया है, जिससे उनने एक शानदार क्राफ्ट तैयार किया, एक नरेटिव, है ना, जो क्या करता है, एम्फेसाइज करता है, सेलिब्रेट करता है, और एंड्यूरिंग, कभी ना खत्म होने वाला प्रभाव छोड़ता है। ऐसा ये वर्क है, ठीक। फिर ऑडियंस कनेक्शन, द profound connection between the play and its audience is explored, illuminating its ability to resonate across generations। तो ऑडियंस को ऐसे जोड़ देता है ये जो प्ले है ना, कि इंसान मालूम है एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, और वह चीजों को क्या बातें हैं,
फील करता है और एक से दूसरी जनरेशन तक इस एहसास को पहुंचा सकता है। इतना मतलब ये वर्क्स में ऐसा है। ठीक है, तो ये था हमारा फॉल फॉर लव बाय जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन याद हो तुम्हें, ये हमारे फर्स्ट पोएट लॉरिएट थे। और अच्छे से देखना, अभी अब हमें जॉन ड्राइडन का जो लाइफ स्केच देखना है, मतलब लाइफ एंड वर्क देखने हैं कि इस बंदे ने क्या क्या किया। इनके वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सारे वर्क्स को याद करना पड़ेगा इनके वर्क, क्योंकि खास है और एमए में भी है ये, यहाँ तो है ही है। और खुशी की बात ये है कि एमए में यही सेम वर्क है। मतलब आपने एक बार पढ़ लिया ना, तो दूसरी बार आपको सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, वो खत्म करें।